Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं डिमांड टॉपिक को। जो 3 टॉपिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वेदांतु कॉमर्स चैनल पर, लेकिन अगर आपको ये वाला टॉपिक समझना है तो उससे पहले आपको प्रीवियस जितने टॉपिक डिमांड के बनाए हैं उसको देखना होगा, तभी आप आगे से समझ पाएंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको या किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है लॉ ऑफ डिमांड। इसको समझेंगे और लॉ ऑफ डिमांड के अलावा डेरिवेशन ऑफ लॉ और रीजन फॉर लॉ, इन दो टॉपिक, ये दो सब टॉपिक हैं आपके जिन्हें हम समझने वाले हैं। हमारा लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है अभी, इसमें हम डेरिवेशन और रीजन फॉर लॉ ये दो चीजें समझेंगे और उसके बाद में एक्सेप्शंस को भी लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में डेरिवेशन ऑफ लॉ। दोनों प्राइस या क्वांटिटी में रिलेशन जब होता है तो वो इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब ऑपोजिट रिलेशन होता है। एज गिवन बाय द लॉ, जो हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड इफ प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीजेस, देयरफॉर ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरी है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को इक्वल बताया गया है, ये कंडीशन जो है आपकी, ये बताती है सिंगल कमोडिटी की है। यानी ये अप्लाई होता है जब हम बात सिर्फ सिंगल कमोडिटी की कर रहे हो। और इक्वल टू का साइन ये बताएगा जब दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, विच मीन्स कि इस पोजीशन पर कंज्यूमर अचीव कर लेता है इक्विलिब्रियम को। A consumer purchases that much quantity of a good at which MUX equal to PX। इस पोजीशन तक वो जितने जब तक प्राइस इक्वल ना हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, तब तक वो कमोडिटी को कंज्यूम करता चला जाता है। जैसे आपका एप्पल फर्स्ट यूनिट यूज करने पर मान लीजिए उसका प्राइस 10 रुपीज़ है और मार्जिनल यूटिलिटी 20 यूटिल्स है। क्योंकि हमने ये बात कार्डिनल अप्रोच में पढ़ी थी, जिसे मार्शल ने बताया था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। ठीक है, ये एक इमेजिनरी यूनिट है जो उन्होंने बताई थी। तो अगर हम निकालना चाहें कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो हम यहाँ क्या माना है कि 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपी है। तो 20 डिवाइड बाय 1 आप करेंगे, विच मीन्स कि अगर आपका 20 आ जाता है तो ये 20 मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी एक्स कमोडिटी की। अब इन दोनों में आप डिफरेंस निकाल के देखिए कितना आ रहा है। 20 माइनस 10 दैट इज 10। 10 डिफरेंस है जो ये बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की ग्रेटर है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की। मतलब कि आप जो प्राइस दे रहे हैं किसी शॉपकीपर को, किसी भी आप सेलर को, तो उससे जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं लेने के बाद में, बाय करने के बाद में, वो आपकी उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, आपको उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन प्राइस आप उसके लिए कम दे रहे हो। अब आपने थर्ड यूनिट यूज़ करी, सेकंड यूज़ करी, सेकंड के बाद में थर्ड, सेकंड में भी वही सिनेरियो था जो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने में था। अब आपने थर्ड जब यूनिट को यूज़ किया उस टाइम पर प्राइस तो 10 रुपये है, लेकिन अब मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 रुपये हो गई है। अब दोनों का डिफरेंस जीरो निकल रहा है, जो यहाँ ये बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गई है प्राइस की। इसे आप एक डायग्राम के थ्रू समझिए। यहाँ पर हम पी एक्स को लेते हैं, यहाँ हम मार्जिनल यूटिलिटी को लेंगे, यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स हम शो करेंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ई पॉइंट, दिस पॉइंट शोज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। What does it show? Equilibrium point। ठीक है, एट दिस पॉइंट कंज्यूमर फील स्टेबलाइज। इस पॉइंट के बाद वो हिलना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर उसको पैसे खर्च करने के बाद में सेटिस्फेक्शन उसके इक्वल मिल रहा है। अब जब फोर्थ यूनिट भी वो यूज किया, फॉर एग्जाम्पल उसने आगे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाया, अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर गई, प्राइस ज्यादा है, विच मीन्स कि द पर्सन, द कंज्यूमर इज थिंकिंग कि ही इज स्पेंडिंग मोर मनी फॉर दैट कमोडिटी। अब इस पोजीशन पर आकर मार्जिनल यूटिलिटी लेस हो जाती है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की। अब आपकी फर्स्ट कंडीशन ऐसी है जहां पर वो नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाना चाहेगा कंज्यूमर। सेकंड में वो बढ़ा भी सकता है और यहाँ पर स्टे भी कर सकता है, रुक सकता है।
थर्ड कंडीशन ऐसी है कि जब प्राइस आपका ज़्यादा लगने लगे उसे, कि उसका लग रहा है उसका खर्च ज़्यादा हो रहा है, उतनी यूटिलिटी नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में कोई भी रैशनल कंज्यूमर अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज नहीं करता। तो ये कंडीशन का होना ज़रूरी है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है। अब बात ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की करें, जो सेकंड कंडीशन है, कि आपका कंज्यूमर उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पर होगा जहां पर वो अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करता है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी यानी रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होता है। यानी जब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू एम मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जब इक्वल होगा, ये कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम को बताती है। अब यहाँ पर एक्स और वाई दो क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ बात हम कर रहे हैं टू कमोडिटीज। किसकी? टू कमोडिटी। क्योंकि हम सिर्फ एक कमोडिटी को तो यूज करते ही नहीं है, हम नंबर ऑफ कमोडिटीज यूज करते हैं। और टू कमोडिटी का मतलब हम प्लूरल सेंस में समझ रहे हैं। जब हम दो को समझेंगे तो अब मल्टीपल कमोडिटीज को यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ये कंडीशन अगर आती है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मतलब ये रेशियो ज़्यादा है इसकी, वो कब हुआ? फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस इसका डिक्रीज हो जाता है एक्स का, तो लोगों के पास में रियल इनकम बचेगी, उसका कुछ पैसा बच जाएगा। अब उस पैसे को वो क्या करेगा? उससे वो और ज़्यादा खरीद सकता है नंबर ऑफ यूनिट एक्स कमोडिटी की। कब तक खरीदेगा? जब तक ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर ना आ जाए, ग्रेटर देन का है ना, इक्वल का ना आ जाए, यानी दोनों रेशियो इक्वल ना हो जाए तब तक। अब यही कंडीशन वाई पर भी अप्लाई होती है कि प्राइस वाई का अगर डिक्रीज कर जाता है तो नंबर ऑफ यूनिट हम बढ़ा सकते हैं वाई कमोडिटी, ये कंज्यूमर बढ़ा सकता है। और कब 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 तक बढ़ाएगा? जब तक ये वाला साइन इक्वल में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकल कर आया है, दो चीजें हमने देख ली जो ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि प्राइस डिक्रीज हो रहा था, तभी तो आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन यानी लॉ ऑफ डिमांड के डेरिवेशन के लिए ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम समझते हैं। रीजन क्या है आपका लॉ का? अब आप ये टेबल देखिए, टेबल में प्राइस दिया हुआ है 5 किसी भी कमोडिटी का। फॉर एग्जांपल हम पेन को यहाँ पर लेते हैं, 5 है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 15 है। अब यहाँ पर जो रिलेशन है आपका पीयू में, सॉरी, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी में, वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम है, मतलब सेक्रीफाइस आपका कम है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। तो जब सेक्रीफाइस कम कर रहे हो, मतलब चीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपको लिमिटेड पैसा उसमें देना पड़ रहा है, आप अपना बाइंग डिसीजन यस रखोगे, मतलब और नंबर ऑफ यूनिट्स को यहाँ पर कंज्यूम करना चाहोगे। अब यहाँ सेकंड कंडीशन में भी वही चीज़ है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आपका सेक्रीफाइस कम है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, तो बाइंग डिसीजन यहाँ पर भी यस रहेगा आपका। थर्ड कंडीशन में मान लीजिए दोनों ही बराबर हैं, यानी प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर बाइंग डिसीजन यस भी हो सकता है, मतलब आप खरीदना चाह भी सकते हैं और आप यहाँ चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो आप सोचोगे कि आप ये सोचोगे कि आपकी इनकम जो है, आपकी जो एक्सपेंडिचर है उसके इक्वल ना हो, आपका एक्सपेंडिचर कम हो, ताकि कुछ सेविंग्स आप कर पाएं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर देते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर वो बाइंग डिसीजन को यस रखेंगे। अब प्राइस आपका 5 है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी 3 रह जाती है। अब यहाँ पर आपका प्राइस ज़्यादा है, यानी सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो बाइंग डिसीजन कभी भी यस नहीं होगा, हमेशा नो होगा यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं। यही चीज़ अप्लाई होगी जब आप नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, मान लीजिए प्राइस फॉल हो जाता है, प्राइस गिर जाता है, 5 से 3 रुपए हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी 15 ही है, तो अगेन आपके पास में ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, रियल इनकम आपकी ज़्यादा बच रही है, मॉनेटरी नहीं, रियल इनकम। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस आपका कम है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, तो बाइंग डिसीजन यस रहेगा। सेकेंड कंडीशन में भी वही हो रहा है कि आपका एमयू ज़्यादा है, तो बाइंग डिसीजन यहाँ भी यस रहेगा, क्यों? सेक्रीफाइस कम है। थर्ड कंडीशन में आपका क्या है कि यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ही, बाइंग डिसीजन आपका यस रहेगा। थर्ड कंडीशन है यहाँ, यहाँ पर आपका इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए, यहाँ आपका प्राइस इज लेसर देन मार्जिनल यूटिलिटी आना चाहिए, इक्वल का साइन आपका इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस फॉल किया है इस वजह से, तो यहाँ आपका मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होगा, मतलब सेक्रीफाइस इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पर आपकी यस और मे नॉट बी की सिचुएशन बन सकती है। अब आगे जाके अगर मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी 2 रह गई है,
तो सेक्रीफाइस आपका ज़्यादा हो रहा है, सेक्रीफाइस ज़्यादा हो रहा है, सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, तो बाइंग डिसीजन यहाँ पर भी नो ही रहेगा। चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या बताती है? इनवर्स रिलेशन। अगर आपका स्टॉक बढ़ा रहे हो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, क्यों? बिकॉज प्राइस इंक्रीज आपका जब डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ कमोडिटी को ज्यादा करते हो, उससे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि आप नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी दूसरे सिनेरियो से बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करा आपका और आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाया, तो मतलब प्राइस के कम होने पर अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, तो ये सिनेरियो क्या बता रहा है? इनवर्स रिलेशन को ही तो बताता है। द कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब प्राइस गिरेगा तभी वो ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहेगा, अदरवाइज वो उसको लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट में ही यूज करेगा। दूसरा है आपका रीजन सब्स्टिट्यूशन गुड इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कि आपके पास में एक चीज आप कंज्यूम करते हो, लेकिन अगर उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है या कभी वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह आप दूसरा को यूज करके अपना काम चला सकते हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका कॉफी और चाय, है ना, टी एंड कॉफी। अगर टी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, 10 रुपए से 5 रुपए का आपको मिलने लग जाए, ठीक है, एक चाय, तो आप क्या करोगे? जब ये सस्ती हो जाएगी तो लोग कॉफी नहीं खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे? कॉफी की क्वांटिटी को भी गिरा देंगे, क्वांटिटी को गिराएंगे, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर टी का प्राइस गिरता है तो कॉफी की क्वांटिटी को गिराएंगे, तो यहाँ पर क्रॉसली चीज रिलेट करती है, ठीक है। और टी की ऑब्वियसली है कि आपकी टी की क्वांटिटी को तो आप इंक्रीज कर ही दोगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका एक गुड के प्राइस में जो इफेक्ट आता है उसकी वजह से दूसरी गुड की क्वांटिटी में जो इफेक्ट आएगा, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताता है। ऑल्दो कॉफी का प्राइस यहाँ कांस्टेंट है, कॉफी में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ टी का प्राइस गिर गया, तो आपने क्या किया यहाँ पर? टी का प्राइस गिरने पर आपने कॉफी की क्वांटिटी को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। इनकम इफेक्ट, अ बॉय बाइज 10 कैंडीज एट 10 ईच विद हिज पॉकेट, मतलब मान लीजिए 10 रुपए हैं एक बच्चे के पास में और एक कैंडी 1 रुपए की मिल रही है, तो वो 10 कैंडी खरीद लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए प्राइस हो जाता है रिड्यूस, अब पर कैंडी उसको 50 पैसे की ही मिल रही है, तो प्राइस गिरेगा, तो अब क्या होगा? उसके पास में एडिशनल इनकम आ गई, यानी अगर 10 रुपए की वो 10 टॉफीज कैंडीज खरीद रहा था, तो अगर वो 50 पैसे की हो गई, तो अब उसको 10 कैंडीज 5 रुपए में मिल जाएंगी, अब उसके पास में 5 रुपए बच गए ना। तो ये जो 5 रुपए बचे हुए हैं एडिशनल इनकम, इसको क्या बोलते हैं? इसी को रियल इनकम बोलते हैं। ये रियल इनकम है, ये मॉनेटरी इनकम नहीं है। मॉनेटरी इनकम तो ये हुई कि आपकी जैसे एक साल में पैसा बढ़ जाता है, आपकी जो सैलरी होती है फिर दूसरे साल में और बढ़ जाए, वो मॉनेटरी इनकम है। रियल इनकम क्या है? आपकी जब प्राइस के कम होने पर जो इनकम आपकी सेव हो जाती है, वो आपकी रियल इनकम होती है। अभी बचे हुए पैसे से वो चाहे तो सेव करे, नहीं चाहे तो नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ा भी सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है। यानी प्राइस अगर डिक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ इनकम इफेक्ट। विथ सेम इनकम ही कैन बाय मोर पेंसिल। अब इनकम तो सेम है उसकी, मान लीजिए 10 रुपए उसकी इनकम थी, तो पहले जो वो क्वांटिटी यूज कर रहा था, अब प्राइस के कम होने पर वो नंबर ऑफ यूनिट्स उसने इंक्रीज कर दी, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन हिज रियल इनकम। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम। नाउ नेक्स्ट है एडिशनल कस्टमर्स। मान लीजिए प्राइस आपका इंक्रीज होता है और क्वांटिटी डिक्रीज होती है, यानी रिलेशन हमने ऑपोजिट देखा। अब ये होता है कि और ज्यादा लोग ऐड हो जाते हैं, लोग और अवेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये फोन का दे रखा है, ठीक है, मोबाइल फोन का, तो इतने लोग खरीद रहे हैं, प्राइस कम हुआ तो इतने लोगों ने डिमांड किया इस फोन के लिए। अब क्योंकि प्राइस कम हुआ तो यहाँ पर एडिशनल कस्टमर्स आ जाएंगे और लोगों को पता लगेगा और लोग भी खरीदना चाहेंगे। तो अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो एडिशनल कस्टमर्स ऐड हो जाते हैं यहाँ पर, तो मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है। जरूरी नहीं है कि उस स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू बढ़े, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो सकते हैं, यानी कि जो और भी कस्टमर होंगे वो अट्रैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ लेस प्राइस। As price falls, many new customers start demanding the product, including the old customers, leading increase the total demand. पहले वाले कस्टमर 3 थे, अभी वाले और 5 आ गए, 8 की डिमांड यहाँ पर होगी ना इंक्रीज। देन आपका डिफरेंट यूजेस। अब आपकी एक कोई भी कमोडिटी कई सारे कामों में यूज होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इसके कई सारे यूज हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप एयर कंडीशन अगर आप घर पे रखते हो उसके लिए चाहिए आपको लाइट, ठीक है।
जो आपकी फैन है उसके लिए चाहिए, कंप्यूटर के लिए चाहिए, माइक्रोवेव, टेलीविजन, आयरन, कितने सारे यूज़ हैं। इवन आपका इलेक्ट्रिसिटी है जो क्या बोलते हैं, अगर इसका प्राइस मान लीजिए डिक्रीज हो जाता है तो आप क्या करेंगे, और भी जितने अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते होंगे, आप उसकी क्वांटिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे और लोग खरीदने लग जाएंगे, एडिशनल कस्टमर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। प्राइस अभी एसी अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, प्राइस इसका जैसे ही कम होगा, जिस दिन 10,000 का होगा तो आप देखना कि सब सारे लोग फिर एसी क्या अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो एसी को लेकर आ जाएगी अपने घर में। अभी क्यों नहीं ले रही है, क्यों, क्योंकि उसका प्राइस हाई है और यहाँ पर एसी का प्राइस भी ज़्यादा है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ये ज़्यादा करता है। नंबर ऑफ यूनिट अगर यहाँ पर प्राइस गिर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जिंग है यानी नंबर ऑफ यूनिट जो आज लग रहा है, अगर वो कम हो जाता है फ्यूचर में तो ऑब्वियस है कि लोग इसको खरीदना ज़्यादा चाहेंगे। और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो इनमें से कुछ अप्लायंसेस को वो क्या करेंगे, ऑमिट करना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि ही विल टेक मोर इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर उनका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा ना, इस वजह से। देन है आपका, आपने देखा है क्या क्या चीज़ें हमने देखी रीजन ऑफ लॉ के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर्स एंड डिफरेंट यूजेस। ये सारे आपके पॉइंट्स किसके हुए, रीजन फॉर लॉ यानी लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो चीज हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड में, यानी लॉ ऑफ डिमांड किन कंडीशंस में अप्लाई नहीं होता है। एक्सेप्शंस देखो, पहली कंडीशन क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, अब जहां पर इनवर्स रिलेशन ना पाया जाए वही एक्सेप्शन है। ऐसी भी कुछ कंडीशन है जहां पर दोनों में नॉट इनवर्स रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल गिफिन गुड्स, ये गिफिन गुड का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सर रॉबर्ट गिफिन ने 19th सेंचुरी में दिया था। ये स्पेशल काइंड के इंफीरियर गुड्स होते हैं, गिफिन गुड्स को इंफीरियर गुड्स बोला जाता है, ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, यानी वो जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम का लार्ज पार्ट उन गिफिन वो इंफीरियर गुड्स में खर्च करता है। और जब उसकी डिमांड राइज होगी, क्यों, जैसे उसका प्राइस हाई होता है, और डिमांड गिर जाएगी जैसे उसका प्राइस गिर जाता है, यानी इन कंडीशन में आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। जैसे इंफीरियर गुड में हमने यहाँ पर दो चीज़ें ले ली, जैसे आपका ये बाजरा ले लिया और आपका ज्वार ले लिया, ये इंफीरियर में ले लिया, और राइस और व्हीट सुपीरियर गुड्स में इनको काउंट किया। ठीक है, सुपीरियर गुड्स में। अब अगर आपका ज्वार बाजरा का प्राइस गिर जाता है तो उसकी क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन ऐसा राइस और व्हीट के साथ नहीं होता है। राइस और व्हीट में प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज करेगी। तो ये वाले गुड्स को क्या बोला गया है, गिफिन गुड्स, जो आपकी इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। अब दूसरा आपका है एक्सेप्शन, स्टेटस सिंबल। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि प्राइस कुछ भी जाए, है ना, कुछ भी प्राइस हो, जस्ट फॉर द प्रेस्टीज, ठीक है, दिखावे के लिए लोग ज्यादा खरीदते हैं चीजें। ठीक है, प्राइस कुछ भी चल रहा है उनको मतलब नहीं, बस उनको दिखावे से मतलब है। तो प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो वो क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं ताकि लोग कहें देखो ये चीजें सिर्फ इन्हीं के पास है। तो इसमें डायमंड हुआ है, गोल्ड, जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, इनको यहाँ पर हम ले सकते हैं क्योंकि यही चीजें प्रेस्टिजियस हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हम प्रेस्टीज के लिए, कोई अपने यूज के लिए कार को ले रहा है, अपने किसी बिजनेस के लिए समझ आता है, लेकिन सिर्फ कोई दिखावे के लिए ले रहा है तो वो भी स्टेटस सिंबल ही हो जाएगा। तीसरा है आपका फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर कोई चीज की स्कैरसिटी होने वाली है, ऐसा कुछ सुनने में आया है या उनका ही कुछ प्रिडिक्शन है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आज उसकी प्राइस भले हाई हो, लेकिन फिर भी आज लोग उसे खरीदना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, मिलेगा ही नहीं, तो आज उसे स्टोर करेंगे। और उसका प्राइस, अगर किसी चीज की शॉर्टेज या फियर है तो वो तो पूरे मार्केट में फैल गई होगी, तो प्राइस उसका ऑब्वियसली बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन डिमांड उसकी फिर भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये फियर है कि शॉर्ट, इसका प्राइस फ्यूचर में जाके शॉर्ट हो जाएगा, सॉरी, इसका जो क्वांटिटी है, मतलब ये अब जो चीज़ है वो मिलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, तो इसलिए लोग आज ही स्टोर करना शुरू कर देंगे चाहे प्राइस हाई हो फिर भी। एसेंशियल गुड्स, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, कोविड के टाइम पे मास्क का कितना प्रॉब्लम आ रहा था, हैंड ग्लव्स का कितना आ रहा था, तो उस टाइम पर प्राइस कितने भी हाई थे, लोग खरीदना शुरू कर रहे थे क्योंकि ये एसेंशियल था। पहले तो सिर्फ आपको ये हॉस्पिटल्स वगैरह में ही नजर आता था, लेकिन जब कोविड के टाइम पर ये आपको हर एक पर्सन के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस कितना भी था लोग खरीद रहे थे ना, क्यों, क्योंकि ये उस टाइम पर क्या था, फियर ऑफ शॉर्टेज की, इसकी शॉर्टेज पड़ने वाली है, कहीं भी जाना है तो ये आपके पास होना चाहिए, तो लोग इसे स्टोर कर रहे थे।
देन आपका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, मार्केट में कई सारी ऐसी कमोडिटीज होती हैं जिनको लोग देखते नहीं है, तो क्या करते हैं, उन पर सेल निकाल देते हैं, ऑन ऑल प्रोडक्ट 60% ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। बिग सिटी मार्ट में, मॉल में नहीं होता, आपने देखा होगा उस तरीके से। तो इनका प्राइस अगर गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड भी इनकी गिर जाती है। तो ये इग्नोरेंट है अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जो प्राइस उस टाइम चल रहा है 60% उस पर ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर वो सिचुएशन है, प्राइस डाउन जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड डाउन चली जाती है। देन फैशन रिलेटेड गुड्स, थिंग्स विच आर इन ट्रेंड टेंड टू इग्नोर द प्राइस। जो चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं यानी फैशन रिलेटेड गुड हैं, प्राइस उनकी ज़्यादा होने पर भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर दिया जाएगा, रिलेशन पॉजिटिव होता है। और सिक्स पॉइंट है आपका नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटी मतलब कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका राइस है, ठीक है, या फिर हम कह लें व्हीट है, ये इनका प्राइस ज़्यादा होगा तब भी आप इनको खरीदोगे, क्यों? क्योंकि अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करना, कुछ खाना पीना तो है। अगर आप बहुत सारी महंगी चीज़ों को नहीं खरीदोगे लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाओगे, तो प्राइस इनका ज़्यादा होगा, फिर भी इंसान खरीदेगा उन चीज़ों को। मेडिसिन है, अगर कोई इंसान बीमार है तो वो प्राइस नहीं देखेगा, वो मेडिसिन को खरीदेगा, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए वो चीज़, अदरवाइज वो तो फिर क्या बोलते हैं, डू और डाई की सिचुएशन हो जाएगी इस वजह से। तो यहाँ पर आपका नेसेसिटी ऑफ लाइफ में भी आपका ये एक्सेप्शन है लॉ का कि प्राइस के ज़्यादा होने पर भी लोग डिमांड को कम नहीं करते हैं, उनकी डिमांड प्राइस के ज़्यादा होने पर भी रहेगी। देन चेंज इन वेदर, अगर वेदर में चेंज होता है, मान लीजिए कि रेनी सीजन है, रेनी सीजन में सबको अम्ब्रेला, रेनकोट, शूज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्राइस ज़्यादा होगा तो भी लोग खरीदेंगे। लेकिन सीजन जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो प्राइस इसका कम है तो भी आपका कोई खरीदने नहीं जाएगा, क्योंकि तब उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसका रिलेशन भी कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो ये एक्सेप्शंस हमने देखे कौन कौन सी। फर्स्ट है गिफ्ट गुड्स, देन स्टेटस सिंबल, देन फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, फैशन रिलेटेड गुड, नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड चेंज इन वेदर। ये वो सारी चीजें हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। मतलब प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज नहीं करेगी, प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज ही करेगी। रिलेशन पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, डेरिवेशन देखा और एक्सेप्शन देखा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे यहाँ पर जो चेंजेस या शिफ्टिंग होता है डिमांड कर्व में, वो क्यों होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।